स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। तो आज हम लेकर आए हैं अपना नया चैप्टर जो है क्लास 8 का। चैप्टर नंबर है 5 जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। यह अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया एक लेख है बच्चों। उन्होंने हमें इस लेख द्वारा बताया है कि चिट्ठियाँ एक समय कितनी प्रचलित थी, कितनी प्रमुख थी और कितनी फेमस थी। यह कैसे कैसे शुरू हुई और अलग अलग नाम दिया गया इन्हें, अलग अलग जगहों पे इन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। और इन चिट्ठियों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो चिट्ठियों के बारे में हमें इस लेख में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना और समझना। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो बच्चों पत्र मतलब क्या होता है? लेटर्स, जिनको इंग्लिश में हम लेटर्स बोलते हैं। तो लेटर की जो एक दुनिया है, पत्रों की जो दुनिया है वो बहुत अजीबोगरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा से ही अपनी एक बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं बच्चों, जो आजकल हम नए इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आ गए हैं, नए संचार के साधन आ गए हैं, जैसे एसएमएस करना या व्हाट्सएप के थ्रू किसी को अपना मैसेज भेजना, या इंस्टाग्राम है, आपका यूट्यूब है, कई साधन हमारे सामने आ गए हैं। पर इन साधनों को अलग हटा करके जो पत्रों की दुनिया है और पत्रों से हमें जो संतोष, हमें शांति मिलती है, वो यह एसएमएस द्वारा संदेश भेज करके शांति नहीं मिलती है। दुनिया का तमाम काम, जो भी कोई राजनीति से रिलेटेड हो या साहित्य से रिलेटेड हो या कला के क्षेत्र का हो, तो उसके तमाम विवाद भी इन्हीं पत्रों की दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। आगे देखते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और यह मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव एक जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिड कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर पत्र के पन्नों और हर एक पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर के रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। तो बच्चों पत्र जो है, हमेशा हर जगह हम जहाँ जाएंगे तो पत्र को पत्र ही नहीं कहा जाता। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसको नाम दिया गया है। जैसे बताया गया है बच्चों कि उर्दू में खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जगह पे आप जाएंगे तो पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। और पत्र जो है हमारी यादों का एक रूप होते हैं, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा सहेज कर रखते हैं। जैसे आपका कोई रिलेटिव है, कोई ख़ास आपका मतलब रिश्तेदार है, वो आपसे दूर रहता है, तो चिट्ठी अगर वो लिखता है, अगर आप उसकी चिट्ठी, आप अपना ख़त उसको भेजते हो, संदेश भेजते हो लिख करके, तो उसको जो अगर मान लो कोई बात उसमें अच्छी लगी या आपको उसमें कोई बात उसकी अच्छी लगे, किसी प्रिय का आपको खत आता है, तो हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं और कई सालों तक हमारे पास वो चीज़ ठहर सकती है। बट आजकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो हमारे संचार के साधन हैं, वो इस तरह से हम उसको सहेज के नहीं रख सकते। वो कभी ना कभी हमसे बेटा डिलीट हो ही जाती है। तो पत्र एक ऐसा साधन है जिसको हम कई सालों तक अपने साथ सहेज कर रख सकते हैं। हर पत्र का बच्चों एक दायरा होता है। दायरा मतलब जैसे बाप ने बेटे को लिखा या बेटे ने अपनी माँ को लिखा है, तो उससे लिमिटेड बातें या अपने हम हिसाब से बातें उसमें लिख सकते हैं, और जितनी मन चाहे हम अपने मन की बातें उसमें लिख करके अपने परिजन को भेज सकते हैं। अब दुनिया भर में बच्चों रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो रोज़ जो है पत्रों का जो हमारा लेन देन है, जाते हैं पत्र, वो बहुत सारी संख्या में जाते हैं। आगे बताया गया है कि भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़
चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। तो देखो इतनी बड़ी तादाद में चिट्ठियाँ हमारी रोज़ जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ये अपने आप में अपनी एक महत्वपूर्णता दिखाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार का भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार, दुनिया बदल रहा है। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था 1953 में कि हज़ारों सालों तक जो हमारे मैसेंजर थे, हमारे संदेशवाहक थे, संदेश जो भेजा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, वो केवल क्या थे, तेज घोड़े पर चढ़कर इंसान जो है अपना मैसेज या अपने मतलब महाराजा का मैसेज या अपने परिजन का मैसेज एक दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। उसके बाद आए पहिए मतलब गाड़ी के थ्रू, पर रेलवे और तार में भारी बदलाव आया। उसके बाद समय जैसे जैसे बदलता रहा वैसे इसकी भी जर्नी बदलती रही। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तो तार वो है एक, जैसे हमारा मैसेज बहुत जल्दी हमें पहुंचाना हो, बहुत फास्ट पहुंचाना हो, तो हम तार के सहारे भेज सकते हैं। अब क्या हो गया कि टेलीफोन आ गया, वायरलेस आ गया और आगे दुनिया और भी ज़्यादा बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। तो बच्चों, अब आपके सिलेबस में भी देखते हो ना कि आप लेटर संबंधित आप लेटर लिखना सिखाते हैं स्कूल में, लेटर आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होता है। तो अब ये सिलेबस में भी जोड़ दिया गया है कि स्कूली बच्चों को भी इस साधन से परिचित कराया जाए और उनको लिखने की इसकी प्रैक्टिस कराई जाए। और इसी में ये नहीं कि हमारा भारत देश, दुनिया के कई देशों में इस चीज़ पर प्रयास चले हैं। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो बच्चों, कंपटीशन भी होते हैं आपके स्कूल में कि लेटर कंपटीशन है, कोई लेटर लिखना है, कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आप कैसे लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। तो आजकल स्कूलों में भी ये कंपटीशन चलाया गया है। साथ में बेटा फ़ोन वगैरह जो हैं आजकल, जो इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे संचार के साधन हैं, वो हर जगह पर प्रचलित अभी नहीं हुए हैं। कई गांव, कई जगह ऐसे हैं, कस्बे हैं ऐसे, जहां पर अभी भी पत्रों की आवाजाही प्रभावित है और आवाजाही चल रही है। वहाँ पर पत्रों का अभी भी लेन देन होता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आजकल जो नए नए साधन आ रहे हैं, जैसे फैक्स है, ईमेल है, बेशक इन्होंने मतलब चिट्ठियों की दुनिया को प्रभावित किया है, चिट्ठियाँ कम हो गई है, बट जो व्यापारिक डाक है वो आज भी लगातार इसकी संख्या क्या है, बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। तो बेटा कहीं पर भी आप किसी से भी मिलोगे तो हर किसी की ज़िंदगी में एक पल ज़रूर ऐसा आया है, उसने किसी न किसी को पत्र ज़रूर लिखा है या किसी के पत्र आने का इंतज़ार किया है। जैसे हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, क्योंकि सैनिक क्या है, अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे रहते हैं, अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। तो एक उनके लिए पत्र ही एक ऐसा साधन था जिससे वो अपने परिवार की खुशखबरी या परिवार की कोई भी जानकारी ले सकते थे कि उनके परिवारजन कैसे हैं, उनका हालचाल कैसा है। तो वो बहुत बेसब्री से मतलब अपने परिवारजनों का पत्र का इंतज़ार किया करते थे। और हर किसी के जीवन में एक पल तो ज़रूर ऐसा आता है कि उसने किसी न किसी को पत्र ज़रूर लिखा होगा। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे,
पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो बच्चों इस बात के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भी पहले जो है चिट्ठी ही एकमात्र ऐसा साधन था जो एक दूसरे की राजी खुशी दिया करता था, पर आजकल जो है चिट्ठी का साधन कम हो गया है, बल्कि नए और साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो किसी न किसी चिट्ठी कोई ना कोई देखना आपके परिवारजनों में या आपके परिचित ने किसी न किसी ने कोई ना कोई लेटर ज़रूर संभाल के रखा होगा, संजो के रखा होगा कि ये मेरे अपनों की चिट्ठी है। तो ये चीज़ जो है आपको बच्चों याद दिलाती है कि हम आजकल की दुनिया में रहते हुए भी पिछले कुछ हमारे साधन ऐसे थे कि जिनको हम आज भी नहीं भूल पाए हैं। इसके अलावा देखो बेटा, जो हमारा इतिहास है हम पन्नों में लिखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, उनके बारे में हम कैसे जानकारी लेते हैं अपने इतिहास के बारे में, क्योंकि वो लिखे हुए लेख हैं हमारे पास। तो लेखक द्वारा, पत्रकारों द्वारा, उद्यमी द्वारा, इन सब की जो ये रचनाएं हैं वो हम आप में अनुसंधान का विषय है। तो उन रचनाओं को पढ़ करके हम अपने आज के जीवन को और भी अधिक रचनात्मक बना सकते हैं और उनके विषय में अच्छी तरह से जान सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो जैसे आजकल साधन है अपना विचार व्यक्त करने के, अगर उस टाइम पे भी होते तो ऐसा होता कि पंडित अपने पुत्री को पत्र लिखते? नहीं, वो उनको डायरेक्ट फ़ोन करते, और जब फ़ोन पे जो बात होती है वो हम उसका प्रमाण हमारे पास कुछ नहीं होता, ना उसका कोई हम संजो के रख सकते हैं, वो तो डिलीट हो जाता है हाथ की हाथ। तो ये चीज़ जो है आजकल की जो हमारे वो संचार के साधन नए नए आए हैं वो पहले के टाइम पे नहीं थे, तभी हमें आज इतनी नॉलेज हो सकती है, हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि हम अपने पहले टाइम के जो हमारे विशेष बड़े बड़े लोग थे उनके बारे में हम जान सकते हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कैसे सिखाया, कैसे पढ़ाया, उसके बारे में हम नॉलेज उन्हीं के भेजे हुए पत्रों द्वारा ले सकते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। तो ये सच बात है बच्चों कि जो चिट्ठी होती है उनको हम सहेज के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, बट जो एसएमएस होते हैं वो जल्दी ही हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? अब ऐसे थोड़ी है कि हमने 1 रखा, 2 रखा, ऐसे हमारे दिमाग में कितने संदेश हम रख सकते हैं, संभाल करके नहीं रख सकते। तो एसएमएस तरीका अच्छा है, फटाफट फास्ट पहुंच जाता है बच्चों एक दूसरे के पास मैसेज, बट हम उनको सहेज कर नहीं रख सकते अपने पास। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। तो कई संग्रहालय ऐसे हैं जिनमें हमारे बड़ी बड़ी हस्तियों के पत्रों को ही सहेज कर रखा गया है, और आज भी हम उन पत्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ ऐसी है जिनको हम अनेकों साल तक अपने पास सहेज कर रख सकते हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो जब हमारा भारत जो है आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, उस समय जो है हमारे भारतीय सैनिक जो है अपने परिवारजनों को जो पत्र लिखा करते थे, उन्हें पढ़कर आज भी हम में देशभक्ति जागृत होती है, और हमें पता पड़ता है कि उस टाइम के हमारे जो सैनिक थे, हमारे जो देशभक्त थे, उन्होंने कितनी अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो यही पत्र हमें उन चीज़ों का आभास करवाते हैं और अपने इस देश को मजबूत करते हैं, और एक दूसरे में हमारे में मजबूती लाते हैं कि हम अपने देश की रक्षा कर सकें। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे।
तो कोई एड्रेस नहीं होता था। जब महात्मा गांधी के समय की बात है, दुनिया भर से तमाम पत्र आते थे, केवल उस पर क्या लिखा रहता था एड्रेस के नाम पे कि महात्मा गांधी इंडिया, बस। और वो पत्र जो है अपने आप ही अपनी जगह तक पहुंच जाया करते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया में सब बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। तो गांधी जी के पास बच्चों लाखों पत्र पहुंचते थे उस टाइम पे, और वो किसी भी पत्र को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ते थे। जैसे ही उनके पास कोई भी पत्र पहुंचता था तो उसका जवाब वो तुरंत लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और अपने हाथों से लिख करके भेजते थे बच्चों सबका जवाब। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वह बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो सिर्फ महात्मा गांधी ही ये काम नहीं करते थे, और भी हमारे जो आंदोलनकारी थे, जो हमारे देशभक्त थे, वो उनके भी तमाम पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्र को किसी प्रतिष्ठित पत्र से कम नहीं मानते थे, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी। अब सभी पत्र बच्चों हिंदी भाषा में ही तो नहीं थे, सभी की अपनी अपनी भाषा होती थी। वो पत्र जो है अपनी अलग अलग भाषाओं में सभी लोग लिखा करते थे। तो इससे क्या है, नई भाषाओं का भी उत्पादन हुआ, नई भाषाएं भी लोगों के बीच में फैली थी। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, क्योंकि ये लिखित में थे। लिखित में हमेशा प्रमाण जो है हम अपने पास रख सकते हैं, तो ये किसी भी दस्तावेज से कम नहीं थे। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है, कहा है। पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। तो ये लिखित प्रमाण ही है जो सारी हमें मिल जाती हैं। आज के टाइम पे भी कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब होता है बेटा तैयार रहना, कि जब भी कोई पत्र आता है उसका जवाब फटाफट देना। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। तो ये सभी हमारे बहुत ही ज़्यादा दिग्गज, हमारे देश के महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। तो प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति बताए गए हैं कि वो अपने लेखकों को बहुत शानदार जवाब दिया करते थे, और उनके पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे, हाथ की हाथ उनका जवाब दिया करते थे। इसके अलावा देखिए महान हमारे दिग्गज कुछ नाम बताए गए इस पाठ में, जैसे नेहरू हैं, गांधी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इनके पत्र भी बहुत प्रेरक थे, बहुत ही प्रेरणादायक हुआ करते थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। पत्राचार का संग्रह मतलब इनके पत्रों को संग्रह बनाकर, संग्रह मतलब इकट्ठा करके प्रकाशित किया गया है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो इसमें कई बातें ऐसी बताई गई कि बिल्कुल सच हैं, और उनकी मन की क्या दशा उस समय रहती थी उसका भी लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो बच्चों चिट्ठियाँ जो होती है क्या है, देखो हमने लिखी चिट्ठियाँ तो अगला इंसान इसका वेट करेगा, और जब वो लिखेगा तो हम उसकी चिट्ठी का, तो ये एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है चिट्ठियाँ। घर घर तक इसकी पहुँच है, हर घर तक ये पहुँचती है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। आज कितने साधन नए आ गए हैं, पर फिर भी जो चिट्ठी अपनी हैसियत रखती है उसकी हैसियत को कोई भी नहीं हिला सका है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे या फिर रेगिस्तान की ढांटियों में रह रहे लोग आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।
तो कोई भी इंसान कहीं भी रह रहा हो, या शहर में रह रहा हो, गांव में रह रहा हो, झोपड़पट्टी में रह रहा हो, बर्फ़बारी की जगह पे रह रहा हो, तो वो ख़तों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है उसका, और बहुत ज़्यादा संभाल के रखता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग ख़तों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। तो आज भी लोग किसी की चिट्ठी का कहीं ना कहीं इंतज़ार ज़रूर कर रहे होते हैं, और अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो वो लोग डाकघरों के दरवाज़ों तक भी पहुंचते हैं अपनी चिट्ठी के बारे में पूछने के लिए। दूर देहात में लोग गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में माना जाता है। तो बच्चों, मान लो किसी के घर का कोई इंसान कमा कर दे रहा है, या वो कहीं दूर रह रहा है, वो आकर के पैसे हाथ में नहीं दे सकता, तो वो मनी ऑर्डर करते हैं। मनी ऑर्डर से क्या है, देखो किसी का घर परिवार दूर रह रहा है, तो उसका घर परिवार जो है उसी पैसों से चलता है। तो वो लोग जो है उनके मनी ऑर्डर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उसके घर की अर्थव्यवस्था उन्हीं के पैसों से चल रही है। तो जब जो इंसान जो है अपने पैसे कमाकर अपने घर परिवार को टाइम टू टाइम नहीं भेज सकता, वो क्या करता है बच्चों, मनी ऑर्डर भेजता है। और आज भी इसी मनी ऑर्डर पर कई लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं, उन्हीं के भरोसे उनका घर चल रहा है। और उस मनी ऑर्डर को लाने वाला जो डाकिया होता है उसको देवदूत मतलब देवता का रूप माना जाता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो यहीं पर हमारा बच्चों ये चैप्टर ख़त्म होता है, जिसके लेखक थे अरविंद कुमार सिंह जी। और इन्होंने चिट्ठियों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी कि कैसे शुरू हुए, कैसे किस किस जगह पर इनको पुकारा जाता है अलग अलग नाम से, और ये आज भी कितनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। चाहे बेशक संचार के साधन कितने भी नए आ गए हों, पर फिर भी चिट्ठी पत्र की एक अलग ही अहमियत है, अलग ही महत्व है इसका। और आज भी लोग जो हैं इसको अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस देते हैं, और कभी ना कभी सभी ने अपनी ज़िंदगी में एक ना एक बार किसी न किसी को चिट्ठी ज़रूर लिखी है और उसका इंतज़ार भी किया है। तो बच्चों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।